Hi everyone, my name is Imtiaz Ahmed Sheikh and I'll be teaching you the 7th session of electrostatics, and in this we will be covering two topics. The first is called as the electric field lines, also known as electric lines of forces, ELOF, and the second is called as Gauss law. Now when I say Gauss law, then Gauss law perhaps is the most important aspect of electrostatics. Now we'll be putting a very strong emphasis on Gauss law. To quickly revise you, or to quickly remind you, in the last session, that is electrostatics 6, we studied electric field due to a uniformly charged circular ring. We studied electric field due to a uniformly charged circular disc on the axis in both the cases, and we also studied electric field due to a non-uniformly charged arc. Now we'll be entering into electric field lines. What exactly are electric field lines? Electric field lines. These are also called as electrostatic lines of forces, which is written as ELOF, electrostatic lines of forces. Now what are these lines of forces, or what are these electric field lines? In order to understand this, imagine a situation. Imagine करो कि हम सभी ने ये चीज कभी ना कभी बचपन में की है कि बारिश का मौसम है, थोड़ा बहुत पानी भर चुका है, रोड के बगल में आप देखेंगे तो एक पानी बह रहा होता है कि ना, देयर इज अ स्ट्रीम जो है रोड के बगल में, नाले जैसा, छोटे छोटे नाले जैसा पानी बह रहा होता है। और ये चीज हमने बचपन में की है, थोड़ा बहुत टीवी पे देखा भी होगा, एडवर्टाइजमेंट वगैरह में भी ये चीज आती रहती है कि एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी कागज की नाव बनाता है और छोटे से कागज की नाव को ले जा करके वो रोड के बगल में जो छोटा सा नाला है उसमें डाल देता है, एंड ही इज वेरी हैप्पी लुकिंग एट दैट। और देखता है कि वो नाव जो है वो पानी के साथ बह करके जा रही होती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी पानी बाएं मुड़ता है तो नाव भी बाएं मुड़ जाती है। यहां से एक चीज आप सीख सकते हैं कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपने जब वहां पर देखा तो पानी का जो बहाव था, नाव वैसे ही बहती गई। अगर आप उस पानी के बहाव को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए वो पानी का बहाव कुछ ऐसा था, दिस वॉज दी वाटर फ्लो। इसे हम कहेंगे स्ट्रीम लाइन, इसे हम कहेंगे स्ट्रीम लाइन, यानी कि पानी का जो स्ट्रीम है ये उसकी लाइन है। तो जब आपने अपने नाव को यहां छोड़ा तो आपका नाव यहां पर था, फिर वो नाव कहीं यहां पर चला गया, फिर वो नाव कभी यहां पर चला गया, राइट? तो इस तरह से इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व, तो वो जो कागज की कश्ती थी, वो कागज की कश्ती जो है वो इसको फॉलो कर रही है, इसके पाथ को। ये जो लाइन है ना, पानी का जो बहाव है, ये इसको फॉलो कर रही है। इसी तरह से होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी रीजन में, एक चार्ज के आसपास किसी भी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है उसका पैटर्न क्या है। यानी कि किसी भी रीजन में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न क्या है, किस तरीके से प्रेजेंट है, पैटर्न ऑफ इट्स प्रेजेंस, कि वो जब मौजूद है तो किस तरीके से मौजूद है। आप इस पानी के बहाव को तो देख पाते थे बिकॉज इट वाज विजिबल, है ना, वाटर यू कैन सी। हाउएवर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये बताएगा कि उस चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है वो किस पैटर्न में मौजूद है, किस तरीके से मौजूद है, और उसको समझने के लिए किस तरह से समझा जाएगा। ध्यान देना, डेफिनेशन वगैरह सब लिखेंगे बाद में। ये जिस तरह से मैंने एग्जांपल आपके सामने लिया कि ये आपका बोट था और ये आपका स्ट्रीमलाइन था, और बोट जो है वो इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा है, फिर वो ऐसे जा रहा है। सिमिलरली अगर मान लो ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन,
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन मैंने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है और इसमें मैंने ऐसे एरो दिखा रखा है, यानी कि स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस लाइन के अलोंग एग्जिस्ट करता है। इस लाइन के अलोंग एग्जिस्ट करता है कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर आप एक्सटर्नली यहां से कोई ला करके ऐसे यहां पर चार्ज Q रख देंगे तो वो चार्ज Q पे इस तरीके से टेंजेंशियली फोर्स लगेगा और ये चार्ज Q इसके पाथ को फॉलो करेगा। तो ये चार्ज Q कुछ इस तरह से, यानी चार्ज Q क्या है, दिस चार्ज इज दी एक्सटर्नल चार्ज और इस एक्सटर्नल चार्ज को हमने एक एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से प्रेजेंट है इसको दर्शाता है, ये चीज वो बता रहा है। तो जैसे आपने यहाँ पर चार्ज Q लाके रखा एक्सटर्नल चार्ज, उस एक्सटर्नल चार्ज पे फोर्स लगा इस तरीके से टेंजेंशियल और ये चार्ज Q इस पाथ को फॉलो करेगा। तो अब मान लो कि आपका जो चार्ज है वो कहीं यहां पर आ गया तो इस पे फोर्स कैसे लगने वाला होगा, इस पे फोर्स अगेन ऐसे लगेगा एंड दैट्स गोइंग टू बी टेंजेंशियल। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी कि ये चीज बताता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई एक्सटर्नल चार्ज लाओगे तो उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, यहां पर इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में। तो जब आप इन सारी लाइनों को जोड़ना शुरू करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता चल जाएगा। इट्स बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द फोर्स। किसी भी पॉइंट पे आप चार्ज को लाके रख दो और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बना दो कर्व को, तो वो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू रिलेट बोथ। जैसे यह स्ट्रीम लाइन था जो बहाव के, जो बेसिकली वाटर के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा था और इस वाटर के फ्लो में आपका बोट इस तरीके से मूव किया। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपने जब एक्सटर्नली चार्ज लाके रखा तो वो चार्ज पे ऐसे फोर्स लगा और वो चार्ज इसको फॉलो करेगा। तो यहां होता क्या है, दिस स्ट्रीम लाइन इज नथिंग बट दी पाथ, ये रास्ता बता रहा है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगेन बिकम्स दी पाथ, कि अगर आपने किसी चार्ज को लाके रखा तो इस पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन हमें रखना होगा कि आपने जो चार्ज को लाके रखा वो चार्ज आपका फ्री चार्ज होना चाहिए, यानी आपने इसको बेसिकली यहां पर फ्रीली लाके रखा है, आपने बस यहां पर लाकर के चार्ज को रख दिया और चार्ज ने इसको फॉलो कर लिया। तो ये एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हुई कि भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सो लेट अस राइट डाउन कपल ऑफ लाइंस अबाउट ELOF, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। We'll write as, so what I'm going to do is मैं अपनी definition लिखूंगा based on my understanding. This definition may or may not relate with your state or CBSE textbook. ये definition मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, एक layman language में मैं इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं। So I'm going to write it down. I'm going to also speak it, so you can just note it down. Electric lines of forces represents the pattern in which electric field is present in a region. Tangent drawn to these lines will give the direction of electric field at that point. तो दो तरीके से मैंने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है, दो पॉइंट लिखा मैंने इसके बारे में, एक पॉइंट ये लिखा और एक पॉइंट ये लिखा। पहला पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा है,
किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। और अगर आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो आपको दे देगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इस तरीके से। So this is something that we have now understood और हमने इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी रिलेट कर रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है चार्जेस के लिए बनाना शुरू करेंगे। मैं यहां पर पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाऊंगा। सो नाउ लेट अस ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर पॉइंट चार्जेस, अलग अलग पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ करते हैं। नाउ हाउ डू वी ड्रॉ इट? लेट्स से मैंने यहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से प्रेजेंट है, और किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बना दो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहां पर थोड़ा सा उल्टा जाऊंगा, मैं यहां पर अलग अलग पॉइंट बना लेगा। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया। ये सारे पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाऊंगा। अगर मैं सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखूं तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा आता है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा आता है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा आता है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आता है, यहां ऐसे आता है, यहां ऐसे आएगा, यहां पर ऐसे आ जाएगा और यहां पर ऐसे आ जाएगा। सो इन सब पैटर्न को देख करके तुम्हें समझ में आ रहा है that the electric lines of forces for a positive point charge is going to be radially outward, radially outward। तो इसे आप continuous बना लो। These are representing electric lines of forces for a point charge। So what you have is, for a point charge, positive point charge, the electric lines of forces are radially outwards, रेडियली बाहर के डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली लेट्स ड्रॉ इट फॉर अ नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव पॉइंट चार्ज, कॉमन सेंस, जो बिहेवियर पॉजिटिव का होता है उसी का उल्टा बिहेवियर नेगेटिव का हो जाएगा। सो इन दैट केस व्हाट डू वी डू इज, हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। सो अगेन इट्स गोइंग टू बी रेडियली आउटवर्ड, सॉरी इट्स गोइंग टू बी रेडियल, बट इन दिस केस इट्स गोइंग टू बी रेडियली इनवर्ड। सो ये आपका इनवर्ड डायरेक्शन आप दिखा दो यहाँ पर। सो दिस becomes your negative charge. So in this case, this is radially inward. It's a radially inward electric lines of forces or electric field. इसको ड्रॉ कर लो और ये लेफ्ट वाला पार्ट पे रब करने जा रहा हूं। ये डेफिनेशन है, यहां पर एक रेलेवेंस बताया था, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया था। विल टेक दिस अ लिटिल फॉरवर्ड, सो मैं इसको रब कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ने वाले हैं, या प्रॉपर्टीज ऑफ ELOF पढ़ेंगे कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहले हम सारे प्रॉपर्टीज को लिख लेंगे, फिर इसको समझेंगे। सबसे पहली चीज that they have given us is first, so we are going to study about the properties of electric lines of forces, ELOF. The first is they originate from positive charge. ये तो बहुत obvious सी बात है, या तो आपको दिख ही रहा है that they are originating from the positive charge. The second point is they terminate on the negative charge. यानी पॉजिटिव चार्ज पे ओरिजिनेट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, यू कैन सी इट इन द डायग्राम। पॉजिटिव चार्ज पे इट्स ओरिजिनेटिंग, नेगेटिव चार्ज पे इट्स टर्मिनेटिंग। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। पॉजिटिव चार्ज पे इट ओरिजिनेट्स, नेगेटिव चार्ज पे इट टर्मिनेट्स। व्हाट अदर प्रॉपर्टीज वी नीड टू बी अवेयर ऑफ? नाउ यहां पर बेस्ड ऑन दीज टू कॉम्बिनेशन हमने दो आइसोलेटेड चार्ज के बारे में पता किया था। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, इट इज आइसोलेटेड।
आइसोलेटेड मतलब जहां पॉजिटिव रखा है उसके आसपास कुछ नहीं है। कहीं ऐसा मत समझना कि ये पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव रखा है। नो, द पॉजिटिव चार्ज इज आइसोलेटेड। सिमिलरली आपका जो है नेगेटिव चार्ज वो भी आइसोलेटेड है, ये हमें दे रखा हुआ है। यहां पर ऐसा नहीं है। मैंने यहां पर क्या किया कि मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज के बगल में नेगेटिव चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज के बगल में नेगेटिव चार्ज रख दिया। नाउ यू नीड टू थिंक कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनेंगे कैसे। इमेजिन तुम्हें करना क्या है, ये दोनों आइसोलेटेड रखा था तो इस तरीके से पैटर्न बनाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का। इमेजिन करो दैट दे आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के विसिनिटी में लाकर देखो एंड इमेजिन, सोचो कि क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर मैं सेम चीज करने वाला हूं। आपको क्या करना है, यू आर सपोज्ड टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई मेकिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हो सकता है गलत बने, हो सकता है सही बने, नॉनदलेस कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउएवर प्लीज डू अटेम्प्ट इट योरसेल्फ। और अब मैं जो है यहां पर बताने जा रहा हूं। पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा। This is how it is going to look. जब आप इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखेंगे। देखो, वी हैव टेकन केयर ऑफ द अबव 2 पॉइंट्स। आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है। इन ऑल दी केसेस, इन ऑल दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव पे ओरिजिनेट हो रहा है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है। दूसरा केस डील करते हैं। दूसरे केस में क्या होगा, अब मैं इस चीज को रब कर रहा हूं यहां पर बिकॉज आई नीड सम स्पेस। यस, सो अब जो है एक काम करते हैं, यहां पर मैं दोनों पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं, है ना, बगल बगल में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और देखते हैं कि कैसा बनेगा। अगेन यू नो, जस्ट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू योर इमेजिनेशन और खुद से बनाने की कोशिश करो, देखो कि क्या बनकर आता है। पॉज करो, खुद से बनाओ, गलत तो गलत, सही तो सही, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बना के तो देखो। आई होप आपने बना लिया होगा। मैं बनाता हूं इस चीज को। पॉजिटिव से कुछ इस तरह से बनेगा, ये लाइन ऐसे जाएगी, ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, ये भी कुछ ऐसे जा रहा होगा, ये भी कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। तो इस तरीके से दोनों ही केसेस में इट इज रेडियली आउटवर्ड, इट इज रेडियली आउटवर्ड। आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको एक तरह से वैक्यूम वाली फीलिंग आ रही है दैट इस रीजन में यहां पर देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ELOF। द रीजन इज यहां पर जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है, देखिए ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट, लेकिन यहां पर तुम देख रहे हो यहां पर दे आर रिपेलिंग ईच अदर, यहां पर दे आर रिपेलिंग ईच अदर ना, पॉजिटिव चार्जेस है, रिपल्शन क्रिएट करना था एंड बिकॉज ऑफ रिपल्शन यहां पर आपकी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। इसको समझने का एक और तरीका है, जैसे देखना, तुम सोच रहे होगे कि सर दोनों में डिफरेंस क्यों है, मैं समझाता हूं। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट को मैं यहां बना रहा हूं, इस चार्ज को मैं बोल देता हूं Q1, इस चार्ज को मैं बोल देता हूं Q2। Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है तो आपने लिखा E1, दैट इज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है। Q2 नेगेटिव है तो Q2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है तो आपने लिखा E2। और इफेक्टिवली अगर आप देख रहे हैं तो इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया दैट इज टुवर्ड्स राइट, व्हिच इज E1 प्लस E2। तो वही चीज है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल कर आया दैट इज टुवर्ड्स राइट एंड दैट इज समथिंग दैट यू कैन सी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉट एडेड, whereas यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर ये पॉइंट ले लो,
थिंक अबाउट दिस पॉइंट, ये पॉइंट मैं यहां रख रहा हूं। अगेन इसको आप मानो चार्ज को Q1, इसको आप मानो चार्ज को Q2। Q1 पॉजिटिव है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज E1। Q2 अगेन पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज E2। एंड E1 एंड E2 विल कैंसिल आउट ईच अदर सच दैट इस पॉइंट पे you will see that the electric field turns out to be zero। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एग्जिस्ट होने का मतलब ये है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होना चाहिए, बट यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल एग्जिस्ट हियर एंड हेंस मैंने आपको दे रखा है कि इस रीजन में देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। I hope you got this point and similarly without much of a thought मैं नेगेटिव चार्जेस के लिए भी ड्रॉ कर देता हूं। You can do it yourself लेकिन I'm going to make it very quickly। सेम तरह का इस तरह का पैटर्न होने वाला है, सेम पैटर्न होगा without much of a thought। बस डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस are going to change, बस यही होगा, डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस will change, है ना। इसमें अब क्या होने वाले हैं इन लोग? They will be radially inward because it's a negative charge, it will be radially inward because it's a negative charge, and again you will not have any ELOF electric lines of forces in this particular region। This was a broad understanding of electric field lines। किस चीज पे ये अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हुई? On these 2 points, that is the originate on positive charge and the terminate on negative charge। ये दो प्रॉपर्टी को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। What I want you guys to do is pause the video, note it completely, क्योंकि अभी मैं इसको रब करने जा रहा हूं। So please pause the video। एक 5 सेकंड का वक्त मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप इसको नोट कर सको। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हम इस बहस को कर रहा हूं अभी रब, हम थर्ड प्रॉपर्टी को पढ़ना शुरू करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा? Okay. All right, the third property. So the third property is electric lines of forces will never intersect। I think there is something wrong with the AC. I'll have to put it off. It's making noise. Forget about it। All right, so the electric lines of forces will never intersect, यानी कि ये लोग एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगे। अब ऐसा क्यों है भाई? इंटरसेक्ट क्यों नहीं हो रहे? इंटरसेक्ट करवा के देखते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या होगी। अगर इंटरसेक्ट कर गए तो प्रॉब्लम होगा क्या, वो समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने यहां पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाया। दिस इज ELOF1 यानी पहली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दिस इज ELOF2 यानी सेकेंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और यहां पर हमने जबरदस्ती उसको इंटरसेक्ट करवाया है। वी जस्ट नीड टू फिगर आउट द रीजन एज टू व्हाई is this line written that they will not intersect each other। There has to be some violation, we need to understand that violation, right? तो ठीक है, देख लेते भाई कि आखिर इस पॉइंट पे दिक्कत क्या होने वाली है। अगर इस पॉइंट पे आप देखो तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखेगा, सेकेंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखेगा। बिकॉज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज गिवन बाय अ टेंजेंट ड्रॉन
two electric field line on the electric line of forces or at any given point. तो यहां पर अगर ये स्टेटमेंट अगर आपको ध्यान में रखना है तो मैं लिख भी दे रहा हूं, तो यू कैन जस्ट मेक अ स्मॉल नोट दैट डायरेक्शन of electric field is obtained by drawing tangent to electric line of force. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को टेंजेंट ड्रॉ करने से आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यहां ये तुम्हें दिख रहा है कि एक सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो दो है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा समझना, अगर मैं बाहर से यहां पर एक चार्ज लाके रख दूं Q, तो भाई ये चार्ज फोर्स यहां एक्सपीरियंस करेगा कि फोर्स यहां एक्सपीरियंस करेगा, यहां जाएगा कि यहां जाएगा, which is certainly not possible because one charge cannot have movement in two directions, it has to have movement in one direction. इसका मतलब क्या होगा, that this is certainly not possible because we cannot have two directions of electric field at the same point. ये चीज तो नहीं हो सकती है ना, तो दो डायरेक्शन नहीं होगा। That is the third property, that electric lines of forces will never intersect. Fourth property देखते हैं। Fourth property हमें कहता है कि electric lines of forces are always perpendicular to the surface of conductor. Now, कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इसके बारे में I have already given you a brief difference, a brief understanding. So conductors are those which has free electrons और जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी आर फॉर कंडक्टर्स, यानी कि आपके जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे दे विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। यानी कि अगर मान लो मैं यहां पर एक ऐसे स्फेरिकल कंडक्टर बना दूं इस तरह का, दिस इज द स्फेरिकल कंडक्टर, तो इस केस में अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ऐसे दिखाऊं, मैं बोलूं ये ELOF है, तो ये बिल्कुल गलत होगा बिकॉज आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर की सरफेस से किसी एंगल पे नहीं रह सकता। रादर मुझे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाना होगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये ELOF जो है मेरा वो सही होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज perpendicular to the surface of the conductor. This is something that we need to remember. इसके बाद जो है हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किस पैटर्न में रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर विच मैं ये नोट वाला पार्ट रब कर रहा हूं, तो इस नोट को कहीं पर कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। Different pattern of electric lines of forces. Electric lines of forces के अलग अलग पैटर्न कैसे हो सकते हैं, मैं इसमें जो है अलग अलग कंडीशन में मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूं। फर्स्ट केस में मैं मान रहा हूं दैट इट हैज यूनिफॉर्म magnitude, it has uniform magnitude. सेकेंड केस में बात करूंगा मैं, it has uniform direction. थर्ड केस में बात करूंगा मैं, it has both direction and magnitude आर यूनिफॉर्म। और फोर्थ केस में बात करूंगा मैं, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म, और रादर आई विल से
both magnitude and direction are non यूनिफॉर्म। ये चार केसेस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इन दी फर्स्ट केस व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म होगा, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? कांस्टेंट। अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे दिखते हैं? अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है, सॉरी, अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिफॉर्म होगा, यानी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लगातार सेम रहेगा, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगे? अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में यूनिफॉर्म है, दैट इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम ऑल थ्रू, तब कैसा दिखेगा? और यदि मैग्नीट्यूड भी नॉन यूनिफॉर्म, आपका डायरेक्शन भी नॉन यूनिफॉर्म, दोनों ही बदल रहे हैं, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिख सकते हैं? जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म होगा, इसका मतलब एक चीज समझ लेना, लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर यूनिफॉर्मली, और यू कैन से इक्वली स्पेस्ड, यानी आपके जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे वो इक्वली स्पेस्ड होंगे, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पर होंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, ये हुआ, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैंने बना रखा है। इफ यू आर एबल टू सी, then they are equally spaced, the spacing between different lines are equal, they are equally spaced, they are equally spaced। इसका मतलब क्या होगा? the magnitude is uniform, लेकिन इसका डायरेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है। कैसे? टेंजेंट बना के देखो, ये पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट, इसको ले लो पॉइंट नंबर 1, इसको ले लो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ जाएगा। आर दी टू डायरेक्शन सेम? द आंसर इज नो, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। सो इन दैट केस आपका मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है। सो ये कौन सा केस हो जाएगा? दैट द मैग्नीट्यूड इज यूनिफॉर्म बट द डायरेक्शन इज नॉट। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखेंगे, दे विल बी इक्वली स्पेस्ड बट उनका डायरेक्शन सेम नहीं है। अब सेकंड केस में मैं देखने जा रहा हूं कि यूनिफॉर्म डायरेक्शन का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म का डायरेक्शन का मतलब होता है दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर स्ट्रेट लाइन। आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तब जाकर के डायरेक्शन यूनिफॉर्म होगा। एंड हाउ इज दैट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ यहां पर आप देख रहे हो सबका डायरेक्शन सेम है, दे आर स्ट्रेट लाइन। कैसे डायरेक्शन सेम है? देखो, ये पॉइंट 1 मान लो और ये पॉइंट 2 मान लो। देखो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन भी ये, यानी इट हैज अ यूनिफॉर्म डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट लाइन। हाउएवर इसकी स्पेसिंग देखो, दूर, पास, पास, पास। इसका मतलब क्या होगा? दी स्पेसिंग इज डिफरेंट। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड इज नॉट यूनिफॉर्म। डायरेक्शन भले यूनिफॉर्म हो बट इसका मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म नहीं है। तो जब डायरेक्शन यूनिफॉर्म होता है, मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो आपका पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखेगा। हाउएवर अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों यूनिफॉर्म होता तो आपका पैटर्न ऐसे होता, इक्वली स्पेस्ड एंड स्ट्रेट लाइन। यहां क्लियरली आप बोल सकते हो दे आर इक्वली स्पेस्ड, पॉइंट नंबर 1, एंड दे आर ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। सो ऐसे केस में आपका डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड भी यूनिफॉर्म है। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ इज जब ना ही मैग्नीट्यूड आपका यूनिफॉर्म था, ना ही आपका डायरेक्शन यूनिफॉर्म था, दोनों ही यूनिफॉर्म नहीं थे, तो उस केस में क्या होगा? ना ही स्पेसिंग इक्वल कर दिया तो मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन कर दिया तो डायरेक्शन यूनिफॉर्म। दोनों ही नहीं होना चाहिए क्योंकि ना मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है ना डायरेक्शन यूनिफॉर्म है। सो इन दैट केस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे दिखाओ ना, देख रहे हो?
एक तो इसकी स्पेसिंग अलग अलग है, ध्यान से देखो, ऐसे देखो, स्पेसिंग देखो अलग अलग है, इसकी स्पेसिंग अलग है, कम ज्यादा, और सबके डायरेक्शन भी अलग है। तो ऐसे केस में मैं कह सकता हूं नाइदर द डायरेक्शन नॉर द मैग्नीट्यूड आर यूनिफॉर्म, दे आर नॉट एट ऑल यूनिफॉर्म, नाइदर इक्वली स्पेस्ड नॉर they are the straight lines। तो उस केस में आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो ये रहा डिफरेंट पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। एक और पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताना चाहूंगा, जो उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा। ये पैटर्न से पहले लिखो बाद में लिखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर पैटर्न से पहले लिख सकते हो तो अच्छी बात है। तो ये थर्ड पॉइंट था, ये फोर्थ पॉइंट था, उसको फिफ्थ पॉइंट में बनाना। फिफ्थ पॉइंट में यहां पर लिखा देता हूं अलग से। सो व्हाट यू डू इज, ये ले लो अपना फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस originating, or सिर्फ इतना नहीं, number of electric lines of forces is directly proportional to the amount of charge। इसके कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी। समझने की कोशिश करना कैसे। So number of electric lines of forces has got a direct proportionality with the amount of charge। So in that case, let's say ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये है 10 कूलम का, और मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दूसरा बनाना चाहता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ ये। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से जितनी होगी वो ज्यादा होगी। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गए आपके, एंड दिस इज बेसिकली द 10 कूलम चार्ज। अब यहां पर जब आप चार्ज को 5 कूलम कर दोगे तब देखना, इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि आपने अमाउंट ऑफ चार्ज को कम कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कम हो गए। ठीक है, एक और पॉइंट ऐड करते हैं यहां पर, छठा पॉइंट, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज proportional to magnitude of इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर आपके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डेंसिटी ज्यादा होगा तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। फिर से, डेंसिटी अगर बहुत डेंस है, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, इफ दे आर वेरी डेंस, एक दूसरे के एकदम करीब है, क्रैम्प्ड है, तो ऐसे केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। और अगर आपका डेंसिटी कम है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, लेट मी मेक अ डायग्राम। इस तरह से डायग्राम बना रहा हूं मैं। यहां देखो, इस रीजन को देखो और इस रीजन को देखो। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप E1 मानो और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप E2 मानो, तो मैं आपसे कहूंगा दैट E1 इज ग्रेटर देन E2। द रीजन इज E1 की डेंसिटी देखो, इतने से स्पेस में 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इतने बड़े स्पेस में फिर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है? क्या रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है कि रीजन 2 में? ऑब्वियसली इट इज इन केस ऑफ रीजन 1, कम स्पेस में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर क्रैम्प्ड अप, और जितनी ज्यादा डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंड हेंस E1 इज ग्रेटर देन E2। तो यहां पर हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। वी स्टडीड अबाउट 6 प्रॉपर्टीज and we studied about drawing the pattern in the case of different electric lines of forces।
अगर जब आपका मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म होगा, जब आपका डायरेक्शन यूनिफॉर्म होगा, जब आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही यूनिफॉर्म होगा, और ऐसा केस जिसमें ना ही मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है और ना ही डायरेक्शन यूनिफॉर्म है। सो अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं एक सवाल। तो उस सवाल को प्रेजेंट करने से पहले आई एम गिविंग यू अराउंड 5-10 सेकंड्स, जस्ट पॉज द वीडियो, मेक अ कंप्लीट नोट ऑफ इट, आगे पीछे कर लो अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो, और उसके बाद मैं आपके सामने सवाल प्रेजेंट करूंगा। सो आई एम जस्ट पॉजिंग द वीडियो, आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक फॉर 5-10 सेकंड्स, तब तक आप इसको कॉपी करेंगे। पॉज द वीडियो एंड कॉपी। ओके, लेट्स गेट बैक। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। सो आई बी रबिंग दिस नाउ। ओके, सो द क्वेश्चन इज, मैं आपको दो चार्जेस बनाकर दे रहा हूं, आपको दोनों चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करना है और उसके बारे में कमेंट करना है। सो द क्वेश्चन इज, स्केच द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड गिव कमेंट्स ऑन द पैटर्न। जो भी पैटर्न आपने बनाया उसके ऊपर आपको कमेंट करना है ना, यू आर सपोज्ड टू गिव अ कमेंट ऑन दैट। ये आपका चार्ज है एंड इसकी वैल्यू मैं बता दे रहा हूं, दिस इज +2q। ये रहा चार्ज आपका +2q, और यहां पर इससे थोड़ी दूरी पर ये आपका चार्ज है, इसकी भी वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूं, दिस इज -q। मैग्नीट्यूड आधा, डबल, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब आपको पैटर्न बताना है, अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसके आसपास एग्जिस्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, किस फॉर्मेट में होंगे। सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज, आई वांट यू टू पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट, ब्रेनस्टॉर्म, ड्रॉ स्केचेस। इसमें तो बहुत उल्टे सीधे स्केच बना ही सकते हो, क्या होगा 3-4 गलत हो जाएंगे, बट उसमें से अगर एक भी सही हो गया, that will be an achievement for you because you'll end up solving such an important question. So what I'll ask is, take, pause the video, go ahead, solve it yourself. ठीक है, so मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको इसके सामने सॉल्व करने वाला हूं। I'll be giving you the solution of this particular problem. कैसे होगा? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें कहती है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस +2q पे ओरिजिनेट होंगे, -q पे टर्मिनेट होंगे। तो इस बात का हमें ज्यादा ही कुछ ख्याल रखना है। ये पहली दो प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कभी इंटरसेक्ट मत कराना। तीसरा क्या बोलता है कि आपके लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होंगे वो जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा आपका डेंसिटी, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, जितना कम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतना कम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा है कि अलग अलग पैटर्न क्या होता है, फिर हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, इट वोंट बी दैट इजी टू ड्रॉ, हाउएवर आई एम ड्रॉइंग इट फॉर यू। किस तरीके से दिखेगा समझ लो, यहां पर इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। इवन आई एम गोइंग टू टेक द रेफरेंस ताकि आपका डायग्राम थोड़ा एक्यूरेट बने।
ऐसे जाएगा, now this is the pattern. सरप्राइज मत होना बिकॉज पूरे पैटर्न को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं. इसको ड्रॉ करना कोई आसान बात नहीं थी, बट इसको समझ अगर पाए देन यू हैव डन वेरी वेल, यू हैव डन वेरी नाइस. रेडिएटिंग आउटवर्ड्स, outwards, 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 outwards. This is all outwards. Obviously बात है, radiating inwards और ऐसे terminating inwards. ये बाहर जा रहा है कुछ इस तरीके से. Now यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज जानने की कोशिश करना, सबसे पहला इंटरप्रिटेशन जो आपको मिलेगा, that the electric field lines or ELOF is symmetric about the line joining the two charge. यानी यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इन दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये वो ज्वाइन करने वाली लाइन है इन दो चार्ज को. तो इस लाइन के अबाउट ऊपर नीचे दे आर सिमेट्रिक, एग्जैक्टली सिमेट्रिक. ठीक है. दूसरा पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं. द सेकंड पॉइंट इज नियर फील्ड. अब ये नियर फील्ड का मतलब क्या होता है? व्हेन आई टॉक अबाउट नियर फील्ड, व्हाट डज इट मीन? नियर फील्ड का मतलब क्या होगा? नियर फील्ड का मतलब ये होगा कि जब आप किसी चार्ज के बहुत करीब होते हैं, मान लो एक सिस्टम है जिसमें बहुत ज्यादा चार्जेस है ना, लेट्स से 10-15 चार्ज है, लेकिन जिस चार्ज के आप सबसे करीब है वो चार्ज डोमिनेट कर जाता है, वो प्री डोमिनेट हो जाता है. और आपको याद होगा, आई थिंक इट वाज द थर्ड और द फोर्थ सेशन, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाया करता था फॉर रिंग, फॉर डिस्क, फॉर पॉइंट चार्जेस, तो वहां पर मैंने इस पॉइंट को बताया था कि अगर चार्ज के आप करीब रहोगे तो वो चार्ज डोमिनेट करता है. तो नियर फील्ड का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स क्लोजर टू चार्ज हैज points closer to the charge has predominantly electric field due to that charge. कहने का मतलब यह है कि आप जिस पॉइंट चार्ज के करीब होंगे तो उस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीडोमिनेंट होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सबसे ज्यादा डोमिनेंट होने वाला है. जैसे कि देखना है यहां पर, आप यहां पर देखो, अगर आप इसके बगल में हो तो इसके बगल में रहने से जो है इसका फील्ड डोमिनेट कर रहा है. इस पॉइंट पे आप देख रहे हो, इस पॉइंट पे फील्ड बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू शुड हैपन टुवर्ड्स लेफ्ट, बिकॉज ऑफ माइनस क्यू शुड हैपन टुवर्ड्स राइट. हाउएवर आप देख रहे हो कि वो लेफ्ट में है बिकॉज प्लस 2q डोमिनेट रह गया, राइट. आप जो है इसी वजह से, मतलब चार्ज के जब करीब रहोगे तो उसका अपना फील्ड डोमिनेट कर जाता है. थर्ड पॉइंट इसमें नोट करने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज फार फील्ड. फार फील्ड का मतलब क्या है कि अगर आप दूर जाकर देखो तो आपको सब कुछ पॉइंट चार्ज जैसा दिखता है. What I'm trying to say here is, you are on Earth. When you look at moon from Earth, it looks like a point. है ना? When you look at stars, which is like millions of years away, it again looks like a point. But क्या वो स्टार एक पॉइंट है? The answer is no. It is huge. It is magnanimous. It is very large. However, बहुत दूर से कोई भी चीज को देखा जाएगा तो पॉइंट दिखेगा. तो जब आप कभी भी दूर से देखते हैं तो फार फील्ड ये कहता है कि फॉर पॉइंट्स फार अवे फ्रॉम द सिस्टम ऑफ चार्जेस, कॉमा द system appears to be a point charge considering the addition of all charges.
यानी कि अगर आप किसी सिस्टम ऑफ चार्ज से बहुत दूर चले जाएंगे तो पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज, इट कैन बी 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, उसको कंबाइन करके आपको एक पॉइंट दिखेगा और उस पॉइंट का चार्ज कितना होगा, सारे चार्जेस का एडिशन कर दो। तो अगर आप ये वाला पॉइंट देखते हैं, लेट्स से ये पॉइंट, तो ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि +2q - q, दूर वाले को +2q - q कंबाइन दिखेगा तो उसको दिखेगा +2q - q, यानी कि सिर्फ q चार्ज बचा। तो दूर से देखूंगा तो ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ q चार्ज है और रेडियली आउटवर्ड में अपनी फील्ड को बना लूंगा। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट हो जाएगा जो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस लुक एट द फाइनल पॉइंट। फोर्थ, ऑल्सो कॉल्ड एज नल पॉइंट। जब मैं नल पॉइंट की बात करता हूं तो नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? नल पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0। वो पॉइंट्स जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 कहां पर होगा? सी इफ यू लुक एट दिस, तो यहां पर एक लाइन को मिस कर गया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो मुझे ये लाइन बनाना चाहिए था। ठीक है, यहां देखो ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट ऐसे, ये वाले पॉइंट पे अगर आप चेक करो तो आपको दिखेगा -q की वजह से फील्ड यहां पर और +2q की वजह से फील्ड यहां पर, दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर और आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। तो ये आपका बन जाएगा नल पॉइंट। और जो पॉइंट आपका नल पॉइंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, तो वहां पर खाली हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। लास्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, देख रहे हो, फॉर +2q इज डबल ऑफ -q। What I'm trying to tell here is कि आपका -q में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस देखो कितना है। अब जरूरी नहीं है कि मैंने इसको गिन करके बनाया था, बट स्टिल एज पर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज +2q, यहां पर मैग्नीट्यूड इज q, यानी कि इसका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके मुकाबले डबल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। नाउ आई डिड नॉट चेक दैट व्हाइल ड्राइंग, बट वी कैन गो बैक एंड चेक। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहां देखते हैं इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मैंने गलती कर दी, मैंने बस 16 लाइंस बना दी है। तो ऐसा करता हूं मैं, इसको हटा देता हूं। इसको अगर मैं हटा दूं तो मेरी काउंटिंग सही हो जाएगी ना। इसको हटा देता हूं। यस, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 8 9 10 11 12 13 14, परफेक्टली फाइन। यानी कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर +2q इज डबल एज दैट ऑफ q। नाउ विद दिस क्वेश्चन we have understood almost everything about electric lines of forces, ELOF। हमने उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान लिया, हमने देख लिया कि इसको प्लॉट कैसे किया जाता है, हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट किस तरह से करते हैं, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई विल बी रेस्टिंग माय वीडियो हियर। अगले वीडियो में मैं गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, और यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ने के बाद विद इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूं, आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एंड probably in the next coming few sessions हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे। I'll be posting another video for same, and there will be a DPP and an assignment that you're supposed to solve, right? अगले सेशन में what we are going to do, we are going to do गॉसेस लॉ। तो आप जाकर के गॉस के बारे में पहले से पढ़ लेना, ताकि हम उस पे जो है और एडवांस में पढ़ पाए। थैंक यू सो मच। Let's close this session. Thank you. Bye.